साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कहा, यूपी में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है कांग्रेस, जहरीली जुबान बोलने वालों के भरोसे लड़ना चाहती है चुनाव। सपा बसपा की कांग्रेस से है सांठगांठ। यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा। कहा, सियासत के फूके हुए कारतूस है राज बब्बर। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस शासन बहाल करने का आदेश दिया। कहा, राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक। अरुणाचल मामले में कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया। कहा, सरकार गिराने के लिए एक बिजनेसमैन से की गई थी डील। बिजनेसमैन से बातचीत के टेप की जांच की मांग कांग्रेस ने की। मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति। अरुणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग। अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खुशी जताई। कहा, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। उधर अरुणाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने स्वागत किया। कहा, संविधान के मुताबिक काम करने का सबक सीखे केंद्र सरकार। मील का पत्थर साबित होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और रामपुर में युवकों को सेल्फी का शौक भारी पड़ा। लहरों के साथ सेल्फी लेने के दौरान 12 युवक कोसी नदी में डूबे। गोताखोरों की मदद से 10 को बचाया गया। 2 की डूबने से मौत हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरह से फील्डिंग लगा रही है, उससे विरोधियों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। राज बब्बर को जैसे ही यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई, सियासी हलकों में खलबली मच गई। विरोधियों ने अपने तरकश से तीर चलाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि वो दगा कारतूस हैं। खोखले लोगों से कांग्रेस तरक्की नहीं कर पाएगी और सपा यानी समाजवादी पार्टी फिर सत्ता में आएगी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव को अच्छी तरह से पता होगा कि इसी दगे कारतूस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर सियासी पंडितों को हैरान कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या राज बब्बर दगे हुए फूके हुए कारतूस हैं? क्या यूपी चुनाव में यह दगा कारतूस रीलोड हो जाएगा? रीलोड हो सकता है। उधर कांग्रेस के कथित मास्टर स्ट्रोक के आगे बीजेपी की पेशानी पर भी बल पड़ने लगे हैं। इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस यूपी में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। कांग्रेस जहरीली जुबान बोलने वालों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में साठगांठ है और ये तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस, एसपी और बीएसपी यूपी में विकास की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। सवाल है कि कल तक जिस कांग्रेस को बीजेपी मुकाबले से बाहर मान रही थी, अचानक वो इतनी अहम कैसे हो गई? क्या बीजेपी को लग रहा है कि यूपी की सत्ता पाने की राह में कांग्रेस रोड़े अटका सकती है? बीजेपी का ज्यादा फोकस इमरान मसूद पर है। इमरान मसूद के बारे में जो नहीं जानते हैं उन्हें हम ये बता दें कि ये वही शख्स हैं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी करने वाला विवादित बयान दे चुके हैं। उस बयान के चलते मसूद को 14 दिन की जेल भी हुई थी। तमाम आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेस ने इमरान मसूद का साथ दिया था। न्यूज चैनलों पर इमरान मसूद का वो बयान दिखाए जाने पर इमरान के खिलाफ सहारनपुर के देवबंद थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि मसूद और उनकी पार्टी का कहना था कि यह वीडियो एक
मतलब 1 साल पहले का है, दिसंबर महीने का नहीं है जब वो आया था, जब वो समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि वाले राज बब्बर और इमरान मसूद को यूपी कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी देने पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एसपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी के आरोपों में कोई दम है? सवाल यह भी है कि क्या राज बब्बर को उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत का अंदाजा है? क्या राज बब्बर पर कांग्रेस का दांव सही साबित होगा? प्राइम एजेंडा आज इसी पर। परिणाम चाहे जो भी हो, यह दगा हुआ कारतूस, फुका हुआ कारतूस रीलोड हो या नहीं हो, परिणाम जैसे भी निकले, लेकिन एक बात तो तय है जिससे सभी सहमत होंगे कि राज बब्बर की ताजपोशी से, राज बब्बर को कमान सौंपने से कांग्रेस पार्टी कम से कम चर्चा में तो आ गई है। चाहे समाजवादी पार्टी उसकी फिक्र कर रही हो या फिर बीजेपी उसकी फिक्र कर रही हो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पांडे जी हैं आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए। पीयूष जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता प्रमोद पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है। अब से थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश जी, सवाल सीधा है, यह आरोप तो आप लोगों पर लगता रहा था और पूरा विपक्ष इकट्ठे होकर यह आरोप बीजेपी पर मढ़ता था अब तक, लेकिन आज वही भाषा बीजेपी बोल रही है इमरान मसूद को लेकर, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास को पीछे रखना चाहती है और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। दिनेश जी, आवाज मिल रही है क्या? आप हमें सुन पा रहे हैं? आप जाके मिलिए। दिनेश जी, हमारा सवाल यह है कि जो कल तक विपक्षी आपके बारे में बोलते रहे वही आज आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जैसे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में यह चर्चा होने लगी कि जो व्यक्ति मोदी जी को गाली देता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए गाली देता था, वह व्यक्ति आज कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो गया है। इस परिस्थिति में यह सरकार जो है, समाजवादी पार्टी ने यह बोला कि वो दगा कारतूस है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वह ऐसा कारतूस है जो कभी दगने वाला भी 2017 में नहीं है, उससे कोई आवाज आने वाली नहीं है। केवल वह दंगा भड़काने की बात करता है, केवल वह धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करता है, इसलिए उस कारतूस में कोई दम ही नहीं है। और जिस कारतूस में जब दम होती नहीं है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा नहीं करना चाहती है। ऐसे कारतूस की हम चर्चा करते हैं इसमें दम हो। जब आवाज नहीं है और दगा हुआ कारतूस साबित होंगे, फिर क्यों इतनी चिंता हो रही है? क्यों दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है आप लोगों को? और क्यों ये आरोप लगाना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये करना चाहती है, वो करना चाहती है? आमतौर पर तो आप लोग बोल देते हैं कि साहब ये तो उनके भीतर का मामला है, आंतरिक मामला है, फलानी पार्टी का, बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस का काम है कि कांग्रेस का काम है कि हमेशा दंगा भड़काना। कांग्रेस का काम है धार्मिक उन्माद भड़काना। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी यही काम है कि जब जब वो कई भाषण बोलते हैं तो उनके भाषण में दंगा जैसी भड़काने वाली स्थिति पैदा होती है। प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश दुबे जी, उपाध्यक्ष, सबका साथ सबका विकास। इमरान मसूद का जिक्र कर रहे हैं आप, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है दिनेश दुबे जी। हम सिर्फ ये संशोधित करना चाहते हैं, अब सबका साथ सबका विकास से आगे आप जो अपनी बात पूरी करना चाहते हैं पूरी करिए सर। आवाज मिल रही है आपको दिनेश दुबे जी? लगता है ठीक है, आवाज नहीं मिल रही है। हम प्रमोद पांडे जी से एक रिएक्शन ले लें। ठीक है, प्रमोद पांडे जी सहमत हैं कि अब आप तो हो गए धार्मिक उन्माद फैलाने वाले
और सबका साथ सबका विकास दिनेश दुबे जी बता ही रहे हैं, हर डिबेट में ये एक लाइन बोली ही जाती है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जहर को बढ़ावा देने के लिए आपने इस तरह का समीकरण बिठाया है और ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में बैठे हुए हमारे मित्र दिनेश दुबे जी जैसा कह रहे थे, मैं गांव के परिवेश से आता हूं और गांव में हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, सूप हंसे तो हंसे, हंसे चलनी जिसके 72 छेद। दंगा भड़काने का आरोप समूचे हिंदुस्तान में जानते हैं कि किसके ऊपर लगा करता है। कौन कड़वी भाषा कौन बोलता है पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। इनके पार्टी के लोग दिल्ली से बैठे रामजादे और हरामजादे जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो दंगा भड़काना या जातीय संघर्ष की बात करना तो ये इनसे कोई सीखे। दूसरी बात, जहां तक ये सवाल उठाया जा रहा था आपके शिवपाल यादव जी का, हमारे प्रदेश नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर साहब के बारे में जी, कि वो दगे हुए कारतूस हैं, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब इनकी बहू मुलायम सिंह जी की बहू और मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव को हराया था, तब इनकी तो बोलती बंद हो गई थी। और इसी कारण से ये बौखलाए हुए हैं कि राज बब्बर साहब आएंगे और उनकी लोकप्रियता और उनकी वाकपटुता, उनकी जो राजनीति की शैली है, जो हम लोगों के बीच में आकर राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में जिस तरह से जा रहे हैं, तो यह साफ जाहिर हो चुका है कि शिवपाल यादव का बोरिया बिस्तर अब गोल होने वाला है। और सिर्फ इसी कारण से वो बौखलाहट के छड़ों में ऐसे वक्तव्य उनकी जुबान से निकल रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े। इससे पहले हम जरा पीयूष जी को इस चर्चा में लाना चाहते हैं। सर देखिए, ये तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं और जो दिख भी रहा है, चाहे वो दिनेश जी के बयानों में हो या फिर समाजवादी पार्टी के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं कि शिवपाल यादव को बयान देना पड़ा, भले ही ये कहते हुए कि साहब फूके हुए कारतूस हैं और राजनीति का ककेरा राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी से ही सीखा। लेकिन ये शुरुआती बढ़त तो है कांग्रेस पार्टी की। राज बब्बर के नाम पर जिस तरीके से दांव लगाया गया कि कम से कम विरोधी नकारते हुए ही सही वेटेज तो देने लगे हैं, चर्चा तो करने लगे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस एकदम मृतपाय लग रही थी उसका कोई नाम लेवा नहीं था उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में, और सभी ये मान रहे थे कि ये पार्टी तो खत्म पार्टी है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। लोग भाजपा, एक राष्ट्रीय दल और बाकी जितने क्षेत्रीय दल हैं बसपा और सपा को ही मान रहे थे कि वो रेस में हैं। लेकिन अचानक जो है, जो एक ये जो मैं कहूँगा कि बम जो फोड़ा गया है कांग्रेस के द्वारा, जहाँ की लोग ये सोच रहे थे कि शायद प्रियंका गांधी को लेकर खबर आएगी, बहुत दिन से लोग अपेक्षा कर रहे थे, अचानक ये राज बब्बर का जो नाम आ गया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस बिल्कुल आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं या और पार्टियां जिस तरह के वक्तव्य दे रही हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा है राज बब्बर को लाने का वहाँ पे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में हम कह सकते हैं कि एक जान तो आ ही गई है उसमें। एक अब जो है चुनाव की तैयारियां जो हो रही हैं लगातार, उसको लेते हुए अब लगातार वो चर्चा में रहेंगे और कांग्रेस चर्चा में रहेगी। और जिस तरह से जो है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये है कि अगर उन्होंने चली है चाल तो निश्चित रूप से कांग्रेस को, हालांकि अब कितने वो प्रभावी होते हैं वो दूसरी बात है, क्योंकि राज बब्बर बहुत, हालांकि 3 बार वो सांसद रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन वो कितना मोटिवेट कर पाएंगे ये तो आगे ही समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से जहां तक ये है कि उन्होंने एक बार तो राज बब्बर का नाम लेके उनको अध्यक्ष बना के एक सबको चौंका दिया है। और कांग्रेस में खासकर जो कांग्रेस का युवा वर्ग है जो छिटक गया था बिल्कुल, वो जो है लगातार जो है उसको आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक अच्छा जो है कैंडिडेट को। समाजवादी पार्टी से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। हम आपके पास आए इससे पहले पीयूष जी, एक सवाल ये कि ये जो बीजेपी ने आज पलटवार किया इमरान मसूद के बहाने और जो आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि जहर की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से इमरान मसूद को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, ये भी कहा कि वो धार्मिक उन्माद को पैदा करके उसका सियासी लाभ लेना चाहती है, क्या ये बात गले उतरती है या फिर वाकई बीजेपी आज कांग्रेस के बारे में सच बोल रही है? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है ये बीजेपी की हताशा दिखाई दे रही है कि उन्हें लगता है कि जिस पार्टी को हम जो है यूपी मुक्त बनाना चाह रहे थे, वो जो है लगातार अब इस तरह से जो है कि अब जो राज बब्बर का नाम आया अध्यक्ष का और जिस तरह से इरफान मसूद का नाम आया सामने, तो निश्चित देखिए इरफान मसूद एक युवा नेता हैं
और वो इस तरह के बोल तो बोलते हैं निश्चित रूप से, जिस तरह की आज की चुनाव हो गई है, चुनाव प्रचार हो गया है, उसमें इस तरह के जो है, क्योंकि भाजपा को ये कहने का कोई अधिकार भी इसलिए नहीं है कि उनके खुद जो अभी वहाँ उत्तर प्रदेश का संगठन का जो रिशफलिंग की गई है, पुनर्गठन किया गया है, उसमें खुद जो है कि वो सुरेश राणा जो है, जो कि मुजफ्फरनगर कांड में जो आरोपी रहे हैं, वो पूरी तरीके से वो भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपके तो एक ही नहीं, बहुत से नेता हैं जो इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं और जो उन्माद फैलाते हैं। कांग्रेस में तो ऐसा अभी उसका कोई इतिहास ऐसा रहा नहीं कि उन्माद फैलाती रही। वो एक दो वक्तव्य अगर हम कहें, वो भी क्या, मोदी जी के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था इरफान मसूद ने, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उस तरह का जो किया था, उसके लिए उनको सजा भी मिली थी। तो ये मुझे लगता है कि अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि उनको काउंटर करने वाली कांग्रेस अब आ गई है सामने मैदान पे। यही एक हताशा उनको दिख रही है, उनको उनकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं, रणनीति जो है गड़बड़ाती हुई दिखाई देती है, मुझे लगता है। इसीलिए अब वो इस तरह के वो वक्तव्य दे रहे हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को जानकारी ये दे दें प्रदीप सिंह जी से सवाल लेने से पहले कि अगर आप टाइमिंग को देखें तो कल शाम को जब कांग्रेस पार्टी इस बात की घोषणा कर रही थी कि प्रदेश में नए अध्यक्ष राज बब्बर होंगे और ये लोग जो हैं वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, उसके आधे घंटे 45 मिनट के भीतर केशव मौर्य की नई टीम सामने आ गई। और उस नई टीम में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी दफ्तर में श्रीकांत शर्मा जिक्र कर रहे थे इमरान मसूद का, वहीं से सुरेश राणा को पार्टी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। तो मुकाबला कितना दिलचस्प है और जो जोर है चुनाव का, वो नेक टू नेक फाइट में कैसे तब्दील हो रहा है, इसका अंदाजा हमारे दर्शक लगा सकते हैं। अब जरा हम प्रदीप सिंह जी के पास जाते हैं। प्रदीप सिंह जी, क्यों बार बार ये कहना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को कि साहब फुके हुए कारतूस हैं राज बब्बर, दगे हुए कारतूस हैं, और अगर इतने दगे हुए और फुके हुए हैं तो समाजवादी पार्टी इसकी इतनी चिंता क्यों कर रही है? और क्या ये सही नहीं है कि इसी फुके हुए कारतूस ने निरुत्तर कर दिया था समाजवादी पार्टी को 2009 में? राजीव जी, देखिए, पत्रकारों ने पूछा तो उसका जवाब था जो माननीय शिवपाल जी ने दिया। समाजवादी पार्टी को कोई चिंता नहीं है। और रही बात दगे कारतूस की और फूके कारतूस की, तो राज बब्बर जी जिस दिन समाजवादी पार्टी से निकाले गए थे उसी दिन वो दगे हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जनमोर्चा बनाया 2006 के बाद। जनमोर्चा में क्या स्थिति थी उनकी, पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने जनमोर्चा का अलग जगाया, कोई उनको सफलता नहीं मिली। तो आखिर क्या साबित होता है कि कौन से कारतूस है वो? नहीं, 2009 में क्या साबित हुआ था प्रदीप जी? प्रदीप जी, 2009 में क्या साबित हुआ था? 2006 की कहानी तो आपने बता दी, 2009 में क्या हुआ था? 2000 मैं बता रहा हूं, 2006 में समाजवादी पार्टी से निकालने के बाद पूरे प्रदेश में घूम घूम के वो जनमोर्चा का अलग जगाए, कोई सफलता नहीं मिली उनको। ठीक, 2009 में सफलता उनको मिली, उसकी एक अलग परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अरे जाइए ना सर, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के लिए वो चिंता का विषय न थे और न है। जवाब दीजिए प्रमोद पांडे जी। कोई चिंता नहीं है, न पहले चिंता थी, ना अब चिंता है। चिंता नहीं, चिंता प्रदीप सिंह जी को जरूर हो या न हो, लेकिन इनके शीर्ष नेतृत्व शिवपाल जी ने जो सीधे सीधे बयान दिया है तो चिंता इनकी साफ झलकती है। ये तो उनके बयान से साफ झलकती है कि दगा हुआ कर, क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना बौखलाए हुए हैं। मैं तो यही जानना चाहता हूं। वो हमारे पार्टी में आए, जब डिंपल जी को चुनाव उन्होंने हरा दिया, क्या वो फिर भी दगा हुआ कारतूस था? और अगर वो चिंता की बात नहीं है तो बयान देने की क्या जरूरत है? नहीं, शिवपाल जी ने कोई बयान नहीं जारी किया है। ये थोड़ा सा आप इसमें अपनी जानकारी सुधारें कि शिवपाल जी का कोई बयान नहीं है। वो पत्रकारों ने पूछा, इंदिरा प्रतिष्ठान में कार्यक्रम चल रहा था, पत्रकारों ने पूछा कि राज बब्बर जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष हुए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने अपनी राय जताई। अरे तो राय तो ही बयान होता है सर, नहीं जारी किया। प्रदीप सिंह जी, राय तो ही बयान है भाई। नहीं, जारी करना, राय तो ही बयान है। पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने राय जाहिर कर दी कि फूके हुए कारतूस हैं,
तो ये बयान हो गया ना सर। राजीव जी, हाँ, राजीव जी, राय नहीं, बयान सलाह नहीं आदमी दी है। नहीं, उन्होंने हम बयान नहीं दिया है, मानेंगे। वक्तव्य जारी राजीव किया है, जी पत्रकारों बयान के सामने स्वतः आदमी सवाल जारी का जवाब करता दिया है, और जो बयान जो पत्रकार पूछेंगे उसका जवाब राय तो के देना है। मुंतजिर हम नहीं हैं। आपने तो फिर मुझे ऐसा पूछा, मैं जवाब उसका क्या, जवाब नहीं तो दूंगा। फिर इस जवाब से क्या लेकिन समझे? बयान तो आदमी नहीं, स्वतः हम जारी आपकी करता ठीक है। है। अच्छा, अब आपने ये फर्क कर दिया कि बयान आदमी स्वयं जारी करता है और जो पत्रकार पूछ ले उनके जवाब में कहा जाए वो बयान नहीं है। तो ये जवाब क्या है फिर? हताशा है समाजवादी पार्टी की, निराशा है? समाजवादी पार्टी समझ रही है कि चुनौती बड़ी है? निराशा है, न हताशा है, न निराशा है। सुनिए, समाजवादी पार्टी ने उनको निखारा था, राज बब्बर को, और चले गए कांग्रेस की गोद में। तो अब समाजवादी पार्टी से उनसे कोई मतलब नहीं, न उनके आने से कोई मतलब था, न उनके जाने से कोई मतलब है। आज वो कहां पे प्रदेश अध्यक्ष है, ये समाजवादी पार्टी का चिंता का विषय नहीं है। ये कांग्रेस देखे कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद कौन नाराज होते हैं, कौन खुश होते हैं, किसको मनाए किसको न मनाए, ये कांग्रेस की चिंता का विषय है। ये समाजवादी पार्टी की चिंता का विषय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो एकदम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बेजान पार्टी है उसके लिए आप कह रहे हैं कि हमारी चिंता का विषय है। हाँ, हमारी चिंता का विषय ये हो सकता है कि जैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका दंगों में नाम था। हमारी चिंता के विषय हो सकते हैं कि ऐसे लोगों को समाज भारतीय जनता पार्टी तवज्जो दे रही है, लेकिन ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। चलिए, हम दोनों चिंताओं से आपको रूबरू कराते हैं। पहले तो आपकी बात पर प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं, फिर जो आपने बीजेपी की सूची में दंगों में जिनका नाम था उनका जिक्र किया, वो सवाल हम दिनेश जी से लेंगे। पहले प्रमोद जी बताइए कि साहब, आपने इतनी बड़ी कवायद की, राज बब्बर का एक नाम आप खोज कर लाए और कोई चिंता ही नहीं हो रही है समाजवादी पार्टी को। आप उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2009 जैसा परिणाम आए राज बब्बर के जरिए, और यहां पेशानी पर कोई बल ही नहीं पड़ रहा है? पेशानी पे बल तो आज से 6 महीने बाद इनको देखने को मिलेगा, जब इनके मंत्रियों के गाड़ी से चक्र के निशान उतर जाएंगे। पेशानी पे बल इनको देखने को मिलेगा जब इनके गाड़ियों से लाल बत्ती उतर जाएगी और इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी जब विधायकों की, तब वो पेशानी पे बल असली नजर आएगा। आज अपनी खींच, अपनी बौखलाहट और आने वाले खतरे को भांपते हुए यह बयान जारी कर रहे हैं। वो खतरा सामने नजर आ रहा है और उस खतरे को देखते हुए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं कि किसी तरह से शायद कुछ कम कर दिया जाए इस खतरे को, और ये एहसास इनको पूरी तरह से है। अच्छा पीयूष जी, हम आपसे ये समझना चाहें कि वाकई ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये कोई रंग दिखा सकता है, या फिर कांग्रेस कुछ ज़्यादा उम्मीद करके चल रही है? क्योंकि दो दिक्कतें हैं। राज बब्बर का चेहरा ठीक है, परिचित चेहरा है और ऐसे वक्त में निकलकर सामने आया जबकि ऐसे लोगों के नाम चल रहे थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में वो कद नहीं रखते। लेकिन क्या उस चेहरे के साथ साथ संगठन की कमी और चेहरे का वोट में तब्दील होना, ये सब समीकरण भी साधे कांग्रेस ने? और देखिए, इसमें काफ़ी इन्होंने चर्चा की गई है ये सारी चीज़ों को लेके, मुझे लगता है। लेकिन अब ये तो आगे पता लगेगा क्या कितनी सफलता मिलती है। लेकिन देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रदेश, जो वहाँ का संगठन है इनका कांग्रेस का, उसमें बहुत से धड़े बटे हुए हैं और काफ़ी 3-4 लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अब जो मीटिंग हुई, ये राहुल गांधी शुरू से ही ये चाह रहे थे कि राज बब्बर को बनाया जाए। वो लगातार, देखिए, प्रशांत भूषण भी थे, प्रशांत किशोर भी थे जो उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो भी उस मीटिंग में थे। जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद, वो भी थे, और राहुल गांधी भी थे। सबकी मीटिंग हो रही थी उसमें, और उसमें 3-4 नाम सामने आए थे। लेकिन उसमें और प्रशांत किशोर ने तो एक ब्राह्मण चेहरे की वकालत करी थी, लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी राज बब्बर का उन्होंने समर्थन लगातार किया। वो चाहते थे कि वही जो आगे आए उन्हीं को लेके आए। तो लिहाजा जो है कि राहुल गांधी दोनों ही मामले में, जो है राहुल गांधी के मामले में भी और इरफान मसूद के मामले में भी, दोनों ही को सपोर्ट किया है राहुल गांधी ने, और वो लेके उनको आए हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान देना होगा कि ये दोनों ही जो मतलब इनका जो पृष्ठभूमि है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि है, और 2012 में भी बेनी प्रसाद वर्मा और को जब ये लेके आए थे,
तो वो भी जो है समाजवादी पार्टी के थे, और वो उस टाइम में इनकी हार हुई थी, और खासकर उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कैंडिडेट सिलेक्शन की, ये सब। तो मुझे लगता है कि अगर मंथन इन्होंने किया है कायदे से, तब तो कुछ सफलता इनको मिल सकती है। लेकिन एक जो इस राज बब्बर के पक्ष में जो बात जा रही है, जो कहा जा रहा है, वो ये कि वो एक जाति न्यूट्रल व्यक्ति हैं, जो कि वो और एक ओबीसी समूह के हैं, एक पंजाबी हैं, तो जो वहाँ पे जो जाति समीकरण किसी जाति विशेष को नहीं करते, ताकि वो एक विरोध किसी दूसरी जाति का उनको नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये एक कहीं न कहीं जो उनके पक्ष में ये बात कही जा रही है। और दूसरा उनका जो लगातार एक प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, हालांकि संगठन में कितना है और कार्यकर्ताओं में कितना है अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से वो चुनाव जीतते रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका जो है कि एक सपोर्ट बेस है उनका, वहाँ पे उनको मिल जाते हैं वोट वहाँ पे। हालांकि समाजवादी पार्टी का अपना प्रभाव था, तब वो जीते हैं, और जब कांग्रेस के चुनाव से जीते हैं वो। तो लेकिन अब देखिए, चूंकि मुझे लगता है कि वहाँ की जो आंतरिक उठापटक थी, उसको देखते हुए यही लगा कि एक ऐसे कैंडिडेट को लाया जाए जो किसी भी कंट्रोवर्सी में न फंसे और जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें। और एक बात और मैं बताऊं राजीव जी आपको कि एक सर्वे भी कराया गया जी, एक सर्वे कराया गया कांग्रेस द्वारा। उसमें 3-4 कैंडिडेट जो भी शामिल थे बनना इस दौड़ में, उनका सर्वे कराया गया। तो जो सबसे ज्यादा जो है समर्थन जो मिला सभी तबके का और पूरे उत्तर प्रदेश में, वो राज बब्बर के नाम का मिला। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें ने काम किया है। और नहीं तो देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत संकट का समय था, किस तरह से उनको वापसी करनी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर वहाँ नहीं होती तो फिर लोकसभा का अगला चुनाव होगा, उसमें कहीं नहीं रुक पाएंगे, ठहर पाएंगे वो। तो इसलिए तमाम मंथन चल रहा है, काम चल रहा है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने ये खेल खेला है। और अगर प्रियंका कैंपेनिंग करती हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और कांग्रेस, और दूसरा एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए राज बब्बर के पक्ष में आप शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं न कहीं जो है राज बब्बर के पक्ष में दिखता है, एक अच्छा नेता मानता है। मैं आपको जैसे क्या नाम, हिंदुस्तानी बिरादरी के सचिव हैं, उनका अभी जून के महीने में एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि राज बब्बर को अगर जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है, कांग्रेस की वापसी हो सकती है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं एक मुस्लिम समुदाय में राज बब्बर की एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में भी पहले थे, उस नाते भी उनका जो है मुस्लिम समुदाय में एक अच्छी पैठ है, बनी हुई है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए राज बब्बर को उतारा गया है। जी, हम सर एक ब्रेक पर जाना चाहते हैं, और ब्रेक पर जाने के बाद हम जरा आज बीजेपी के उन तेवरों पर भी चर्चा करना चाहते हैं जिसमें बीजेपी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अब स्थिति ये है कि कांग्रेस, सपा और बसपा, इन सबका आपस में गठजोड़ है, इनकी सांठगांठ है। इससे पहले हम जरा एक सवाल दिनेश दुबे जी से लेंगे। दिनेश दुबे जी, क्या आप लोगों की जो रणनीति थी, कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको झटका लगा है? क्या जो 265 प्लस का सपना आप लोग देख रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक ने उस सपने को कहीं तोड़ा है, या आपकी राह में कहीं रोड़े अटकाए हैं? आप जो फील्डिंग लगा रहे थे उसका जवाब कहीं इस फील्डिंग से मिलता दिखाई दिया है? ना हमारा सपना टूटा है, ना हमारा 265 का मिशन फेल हुआ है, ना हमारी फील्डिंग कहीं कमजोर हुई है। हम 265 की बात करते हैं, अरे ऐसा वातावरण बन रहा है, जो अभी सर्वे आया उसमें 300 पार कर रहे हैं, 300। 265 की तो कोई बात ही नहीं है। और हमारा जो सपना नहीं है, सच्चाई है, उत्तर प्रदेश की जनता केवल भाजपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने जा रही है, यह सच्चाई है। और इसको सबको स्वीकार किया। इनके आने से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात पे कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। राज बब्बर के आने से, अध्यक्ष बनने से कोई हमारा प्लस होना है, हमारा माइनस नहीं होना, हमारा दिन पर दिन प्लस होना है, और हम प्लस होते जा रहे हैं। दिनेश दुबे जी, आप कह रहे हैं चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी दफ्तर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है आपको इस सब बात को लेकर, और कैटेगराइज करना पड़ता है। हमने अभी जिक्र किया कि बीजेपी की लिस्ट आई नहीं थी, नहीं, इमरान मसूद की घोषणा हुई और आधे घंटे 45 मिनट में आप लोगों की लिस्ट आ गई। सुरेश राणा को आपने उसमें जगह दे दी। आपने सुरेश राणा को जो है, जो 15 उपाध्यक्ष आपने बनाए, एक नाम उसमें सुरेश राणा का भी था, जो नाम सपा को चिंता में डाल रहा है। अभी प्रदीप सिंह जी आपके सामने ही कह रहे थे कि उन पर दंगों के आरोप लगे हैं।
सुरेश राणा जी का एकदम चरित्र साफ सुथरा है, वहां के एमएलए हैं और उनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्ती ढंग से मुकदमा दाखिल किया, जिसको कोर्ट ने उसको रद्दी के टोकरे में फेंक दिया है। उस मुकदमे का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी की जैसे सरकार जाएगी वो मुकदमा भी रद्दी के टोकरे में ही जाने वाला, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। न्यायालय ने मान लिया है कि ये मुकदमा फर्जी है और जो मीसा लगाया गया था, जो रासुका लगाया गया था, उस रासुका को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए यह कहना कि सुरेश राणा कोई उसमें मुलजिम थे, सुरेश राणा ने कोई दंगा भड़काया, ये सब सारी बातें जो है समाजवादी पार्टी द्वारा प्रचारित प्रसारित हो रही हैं। बाकी वहां की जनता उनको सम्मान देती है, उनको मानती है और शरीफ व्यक्तियों में उनका नाम है। दिनेश जी, प्रदीप जी जवाब दे दीजिए, फिर हम ब्रेक पर जाएं। राजीव जी, हाँ जवाब दीजिए प्रदीप जी, फिर हम ब्रेक पर जाएं। हमने कहा मुकदमा अभी अदालत में विचाराधीन है। रासुका को हाई कोर्ट ने खारिज किया था, लेकिन उनका मुकदमा जो है वो अभी भी अदालत में विचाराधीन है और अदालत की नजर में अभी भी वो हाई कोर्ट से बड़ी कोर्ट अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाई कोर्ट ने माना कि रासुका ये मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है, सरकार द्वारा परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये लगाया गया है। ये हाई कोर्ट ने माना है। प्रदीप जी इसको पढ़ ले जाकर के, हाई कोर्ट ने माना है कि यह मुकदमा समाजवादी पार्टी के द्वारा केवल सुरेश राणा को परेशान करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए मुकदमा लगाया था। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे, इतर जो धारा है उनके ऊपर है वो आज भी है। प्रदीप जी ठीक है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तब ये सवाल लेंगे। हालांकि ये आरोप कोई नया नहीं है, लेकिन इस आरोप में चुनाव बाद की एक स्थिति यानी एक संयोग दिखाई दे रहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस में क्या कोई सांठगांठ है, क्या अभी जो रणनीति नीति बन रही है वो इतनी दूरगामी है कि परिणामों के बाद भी उनका कोई असर दिखाई दे सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय करते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अगर इस तरीके की कोई हरकतें कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं तो कैपिटल पनिशमेंट का हामी हूँ। क्यों समाज किन्नरों के साथ सौतेला व्यवहार करता है? हमारे लिए सिर्फ या तो देह व्यापार छोड़ रखा है या तो उन्होंने क्या ना भीख मांगना छोड़ रखा है। महिलाओं को प्यार और ममता की मूरत कहा जाता है। मैं जब रात में लौटता था तो वो सेक्स के लिए तो तैयार होती थी, लेकिन खाना मैं अपना खुद से लेता था। कैसे बैलेंस करती हैं आप सभी रिश्तों को अपने काम के साथ? मेरी इस सफलता का राज मेरे परिवार के पुरुषों में छुपा हुआ था। एक एसिड अटैक का विक्टिम किस दर्द से होकर गुजरता है। सोसाइटी के तमाचे होते हैं जो हमें इतना मारते हैं कि हमें वहाँ पे खड़े नहीं होने देती। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ?
खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई राज बब्बर एक फूके हुए कारतूस हैं, और अगर नहीं तो फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा। पत्रकारों के साथ बातचीत में यह प्रतिक्रिया सामने क्यों आई, हम जरा यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नजरिए से कि क्या उनके आरोप में यह दम है कि साहब कांग्रेस पार्टी जहर फैलाने की राजनीति कर रही है, और जिस तरह के डिसीजन उसने कल लिए हैं वो दरअसल धार्मिक उन्माद को बढ़ाने और भड़काने के लिए ही लिए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हम सीधे एक बार जरा दिनेश दुबे जी के पास जाएंगे। दिनेश दुबे, ऐसा क्यों है सर कि बीजेपी को आज अचानक ये लगने लगा है कि कांग्रेस, सपा और बसपा इन सबकी आपस में साठगांठ है, और ये साठगांठ सिर्फ चुनाव तक नहीं है, चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। क्या इस साठगांठ से आप लोग सशंकित हैं? राजीव जी, ये बात में सच्चाई है कि सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब एक ही साथ भ्रष्टाचार यूपी में किए, घोटाला किए और देश को खोखला बना दिए। आज फिर जब चुनाव आया है 2017 का, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में तीनों मिल करके मोदी सरकार को हराना चाहते हैं, भाजपा सरकार को हराना चाहते हैं। इसी जो आज जो ये आप अपने चैनल पे चला रहे हो, जो राज बब्बर की घटना को आप बड़े चिंता का विषय बनाए हुए हैं। राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष बनने से उत्तर प्रदेश की स्थिति में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर ताकत लगाएंगे तो भाजपा सरकार का रोआ भी उखाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन दिनेश जी, ये बात आपने श्रीकांत शर्मा जी को बताई या नहीं बताई? इनका दिनेश जी, ये बात आपने श्रीकांत जी को बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? नहीं, आपने उनको ये कहा कि आप राज बब्बर को इतनी तवज्जो न दें, आपने उनको ये समझाया कि इमरान मसूद का इतना जिक्र न करें, कांग्रेस पार्टी पर ऐसे निशाना न साधें। भाई, हम तो चर्चा तब कर रहे हैं जब आपके बड़े नेता उसे बड़े बयान जारी कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जमीनी नेता हूं और जनता के बीच में रहता हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मतलब आपके बड़े नेता जमीनी नेता नहीं, आने से मतलब बड़े नेता जो है आपके वो जमीनी नेता नहीं है, सब हवाई नेता है, उन्हें अंदाजा नहीं है जमीन पर क्या हो रहा है, बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत है। सिर्फ दिनेश दुबे जमीनी नेता है बस। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं जमीन में, हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं जमीन के मन में जमीन पे बात करता हूं। राज बब्बर का कोई मतलब नहीं है। राज बब्बर के आने से हमारा लाभ होना है, हमारा नुकसान नहीं होना है। और वातावरण पूरा उत्तर प्रदेश में मोदी के प्रति अच्छा है, और मोदी की सरकार बनाने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। लेकिन चेहरा आपके पास नहीं है। सरकार बनाने के लिए आप तैयार बैठे हैं, अगर कल चुनाव हो जाए तो परसों आप सरकार बना लें, लेकिन आज चेहरा कौन होगा ये आपको पता नहीं है। तैयारी आपकी पूरी है। हमारे पास इतने चेहरे हैं कि हमारा चेहरा ही भाजपा, हमारा चेहरा कमल। नहीं, ये दिक्कत तो सबको पता है, और कमल का ये दिक्कत तो सबको पता है सर कि चेहरे आपके यहाँ बहुत ज्यादा हैं, चेहरे आपके यहाँ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन किस चेहरे पर दांव लगाया जाए ये अभी तक साफ नहीं है। हमारा चेहरा है कमल का फूल, उसी में सब लोग समाहित हैं। वो अगर खिलेगा तो जो भाजपा चाहेगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर मगर कहां है सर? अब तो खिलेगा ही, जैसा कि आप कह रहे हैं। अगर मगर कहां है? आप जमीन के नेता हैं, जमीन की सच्चाई आपको पता है, सब कुछ मोदी में पड़ा हुआ है, सिर्फ चुनाव होने की देर है, और जब ईवीएम खुलेंगी तो तस्वीर हमारे सामने होगी। सारा भविष्य आपने आज प्राइम एजेंडा में बता ही दिया।
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपने चैनल से चिल्लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अरे ऐसी रिकॉर्डिंग तो आपने दिल्ली में और बिहार में भी करवाई थी दिनेश जी। इसको आज का नोट कर लीजिए दिनेश जी, ऐसी रिकॉर्डिंग दिल्ली और बिहार के चुनाव की भी पड़ी हुई है, कहें तो चला दें। देखिए, जो जिस पोजीशन में मैं दिल्ली में हूं वही पोजीशन बिहार में हूं, और उत्तर प्रदेश का वातावरण दूसरा है। उत्तर प्रदेश में यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। यहाँ पे मोदी जी को जनता पसंद करती है। उत्तर प्रदेश का वातावरण, अच्छा ये बात है, ठीक है। विकास काम मतलब उत्तर प्रदेश पर दावा इसलिए मजबूत है, ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनकर आते हैं, वाराणसी उनका निर्वाचन क्षेत्र है। इस सवाल को हम लेंगे। अब जरा हम एक बार जाएंगे पंकज पांडे जी के पास। पंकज पांडे जी, देखिए ये आरोप तो कोई नया नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश में अब एक रवायत हो गई है। हर पार्टी दूसरी तीसरी पार्टी की सांठगांठ एक दूसरे के साथ बताती है, बनाती है। सवाल यह है कि जो आज बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस, सपा और बसपा सांठगांठ में है और चुनाव के बाद भी इनकी सांठगांठ गुल खिला सकती है, क्या कोई ऐसी स्थिति है क्या? अभी जो आप जितनी भी रणनीति बना रहे हैं उसमें कुछ ऐसा भी मन में कहीं चल रहा है क्या कि सिर्फ चुनाव तक नहीं, जरा चुनाव के बाद की स्थिति भी भांप ली जाए? देखिए, पहली बात तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे दिनेश दुबे जी कह रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रियता है और उनके प्रति उत्साह का वातावरण है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर तो ये शून्य हो चुके हैं। पहली बात इन्होंने स्वीकार कर ली। श्रीकांत शर्मा से इनकी बात नहीं जमती, यह बात भी स्वीकार कर ली। दूसरी बात कि हमारी नजर में भारतीय जनता पार्टी आत्ममुग्धता की शिकार है और दिग्भ्रमित हो चुकी है। आप आज भी एक हाई कोर्ट का नतीजा आया अरुणाचल के इशू पर, इसके पहले उत्तराखंड पर एक नतीजा आया था। जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं, इनको संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इसलिए संवैधानिक संस्थाएं इनको लताड़ रही हैं। दूसरी बात कि कौन से विकास की ये बात करते हैं, कहते हैं कि बहुत बढ़िया वातावरण है। आज नरेंद्र जी मोदी जी मोजाम्बिक से किसानों को सब्सिडी की बात कर रहे हैं, दाल वहां से खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो किसान मर रहा है, बेचारा और बेसहारा है, उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं? उसके बारे में कहीं से सब्सिडी या इस तरह की कोई बातें इनकी जुबान से नहीं आ रही है। तीसरी बात की जैसा आपने कहा कि अन्य दलों से, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ से इनकी कोई साठगांठ हमारी है, इस तरह की साठगांठ से मैं सिरे से बात को खारिज करता हूं। और अगर ऐसी ना होती तो शायद शिवपाल जी को यह बयान नहीं देना पड़ता राजबब्बर जी के प्रति। ये तो साफ जाहिर है, लोगों की बयान ही बता दे रहे हैं इस तरह की कोई साठगांठ नहीं है। केवल जनता में भ्रम का वातावरण फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह नारे लगाए जा रहे हैं, यह बात फैलाई जा रही है कि कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ अपनी कोई साथ। अच्छा प्रमोद जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। और निराशा का द्योतक। प्रमोद जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ढूंढ ढांड कर एक चेहरा तो आपको ले आए, चलिए चर्चा हो रही है, लेकिन उस संगठन का क्या करेंगे जिसकी हालत पहले से ही खस्ता है उत्तर प्रदेश में? वो रातों रात कहां से तैयार करेंगे? पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता कहां से लाएंगे जो कम से कम आपका बस्ता वहां लगाए? आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त 3 लाख लोग 3 लाख रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे यहाँ पोलिंग बूथ। हर बूथ से एक आदमी, और कम से 300 बूथ ऑन एवरेज एक विधानसभा में होते हैं, और लगभग 1500 बूथ के लोग तैयार हो चुके। 3 लाख लोगों के नाम, पता, मोबाइल नंबर कांग्रेस के कार्यालय में पिछले 20 दिन पहले जमा हो चुके हैं। और न तो कांग्रेस की हालत खस्ता हाल है और न तो आपके इस सवाल से मैं सहमत हूं कि ढूंढ लान के लाए। अरे कांग्रेस के वो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस कोई चर्चा नहीं थी ना सर, से सांसद रहे। नहीं पंकज जी, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि कल 12-1 बजे तक कोई चर्चा नहीं थी। जो 3 बड़े नाम थे चर्चा में, वो प्रमोद तिवारी का नाम था, जितिन प्रसाद का नाम था, राजेश मिश्रा का, हाँ राजेश मिश्रा का नाम था। ये नाम चर्चा में चल रहे थे। राजबब्बर का नाम तो अचानक सामने आया और शाम होते होते उस पर मोहर लग गई। किस चर्चा की आप बात कर रहे हैं? जो अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही थी सर, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, मैं वही बात कर रहा हूं। वो चर्चा और वो जो चर्चाओं का दौर, वो आप लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है। क्या कोई आधिकारिक रूप से बयान जारी हुआ था?
कोई आधिकारिक रूप से राजबब्बर या किसी और के लिए किसी हमारे पार्टी के प्रवक्ता या नेता ने बयान दिया था, या आप लोगों के द्वारा गढ़ी हुई बातें हैं? चर्चा जो होगी वो हमारे केंद्रीय कार्यालय में होगी, चर्चा जो होगी हमारे केंद्रीय नेताओं के बीच में होगी, और जो चर्चा हुई वो तुरंत के तुरंत बाहर आ गई। मतलब अब चर्चा हुई थी, चर्चा पांडे जी चर्चा हुई थी, यहाँ दिल्ली में चर्चा हुई थी, जिसमें जो है राहुल गांधी शामिल थे, गुलाम नबी आजाद शामिल थे, जो है आपके क्या नाम ये प्रशांत किशोर शामिल थे, प्रियंका गांधी उसके पहले मिली थी गुलाम नबी आजाद से। ये पूरी चर्चा हुई है नामों की, किसको बनाया जाए। आपके समक्ष बातें हुई? नहीं, हम मीडिया के लोग हैं, हमें मीडिया के लोग हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हमें खबर मिलती है। हम दिल्ली में बैठे मीडिया के लोग हैं, यहाँ बैठक हुई है, परसों यहाँ बैठक हुई है, तब ये तय किया गया, तब कल नाम भी वो नाम वहाँ पे रिलीज किया गया। अगर कल इसमें दो टूक मैं सवाल कहना चाहूंगा कि दो टूक बात कहना चाहूंगा कि कल राजबब्बर साहब के नाम की घोषणा हो गई, वो हमारे प्रदेश के नेता हैं, इसके अतिरिक्त मैं और कोई बयान जारी नहीं कर सकता। ठीक है, बस सीधी अब जरा ठीक है, अब जरा प्रदीप जी के पास और चर्चाओं के दरमियान उनका नाम आया, यूनानिमस डिसाइड हो गया। ठीक है, अब जरा प्रदीप जी के पास जाते हैं। प्रदीप जी, आज बीजेपी दफ्तर से एक और बयान आया, और वो बयान ये था कि कांग्रेस, बीजेपी और सपा, खासतौर से सपा, विकास विरोधी है, इनका विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आपके बारे में तो फिर वही आरोप दोहराया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये सरकार नहीं ठीक कर सकती, ये विकास क्या करेगी, और विकास अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप दिन रात विकास 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 के विज्ञापन चलवा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो विकास बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप जी, राजीव जी देखिए, अगर समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा किया गया विकास उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देख पा रहे हैं तो ये इनकी दिक्कत है। अगर लखनऊ में मेट्रो रेल चल रही है, इनको नहीं दिख रही है तो इनकी दिक्कत है। कैंसर अस्पताल लखनऊ में बन गया है, अगर इन्हें नहीं दिखा तो इनकी दिक्कत है। अगर वहां पे इंटरनेशनल हॉस्पिटल बन गया है, इंटरनेशनल स्टेडियम बना है, तो इनकी दिक्कत नहीं दिख रहा है। यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है, यानी आप लोगों से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, ये भी इनकी दिक्कत है क्या? एक्सप्रेस वे बना है, ये नहीं दिख रहा है। नहीं प्रदीप जी, आप लोगों से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, नहीं सुधर रही, ये इनकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत है। महिलाओं के लिए चल रहा है वो नहीं दिख रहा। 102, 108 चलाया, ये नहीं दिख रहा है। जो महिलाओं पे बलात्कार होने लगा था उसका क्या? इनको हाँ जरूर, जो नहीं दिख रहा वो जो नहीं दिख रहा वो मैं बता रहा हूँ। और प्रदीप जी, जो बलात्कार होने लगा था महिलाओं के उत्तर प्रदेश में, उसका क्या? बेटी अभियान कहीं नहीं दिख रहा है। पूरे नहीं, ये उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय चिंतनीय है ये, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक इसको। उत्तर प्रदेश में रोज ये घटनाएं हो रही हैं, आज भी हुई है घटना कानपुर देहात में, आज भी कानपुर देहात में घटना हुई है। चलाएं जो नहीं दिख रही हमें, उसके बारे में प्रकाश डालना चाहिए कि कहाँ गई वो योजनाएं, कहाँ गई वो सब। उनको बताना चाहिए कि योजनाएं जो स्वच्छता अभियान, वो कूड़ा करके झाड़ू लगा के फोटो खिंचवाते थे, वो अभियान कहाँ गया सब। आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथियों को ये भी बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है कि इससे अधिक विकास पिछले 15 सालों में कभी नहीं हुआ था। पिछले 15 सालों में इससे अधिक विकास नहीं हुआ था। रही बात हमारे बसपा से साठगांठ की, तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि हमारी बसपा से साठगांठ हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, सपने में भी नहीं हो सकती है। कांग्रेस से तो है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये एनालिसिस लगा रहे हैं कि हमारी भाजपा से नहीं, कांग्रेस से भी कोई साठगांठ हमारी नहीं है। काहे साठगांठ हमारे, हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अध्यक्ष बने हैं, आप कह रहे हैं कि उनको हमारे नेता। अब सर सवाल ये है कि जो विकास आप दिन रात कर रहे हैं और इतनी बातें गिना रहे हैं, वो तो दिनेश दुबे जी और इनकी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा। और जिस बात का आप खंडन कर रहे हैं कि ना हमारी बसपा से साठगांठ है, ना कांग्रेस से साठगांठ है, वो इन्हें दिखाई दे रहा है, और उसका ये खुलकर चर्चा कर रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं इसी बात को कहने के लिए। जो चश्मा पहन रखा है वो सांप्रदायिकता का चश्मा है, उसी चश्मे से सभी देखते हैं। पूरे प्रदेश को ये बांटना चाहते हैं और उसी आधार पे अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप सांप्रदायिक कहाँ इन लोगों को प्रयास नहीं, सांप्रदायिकता के चश्मे की दिक्कत है दिनेश जी। दरअसल अपना चश्मा आप बदलिए, ये कह रहे हैं प्रदीप सिंह जी। चश्मा जैसे ही आप बदलेंगे, सारी चीजें सही दिखाई देने लगेंगी, उत्तर प्रदेश का विकास भी दिखाई देने लगेगा, और साठगांठ है या नहीं है ये भी दिखाई देने लगेगा। चश्मा, हाँ ठीक, समाजवादी पार्टी ने लगाया है। अच्छा ठीक है, मतलब किया नहीं है, सिर्फ चश्मा लगाया, मतलब विकास है नहीं कहीं, उसे देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, इतना सूक्ष्म है
इतना कम है तब वो दिखाई देता लगाना है। पड़ेगा, इनको लगाना पड़ेगा, हमें नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक, उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं लगाना पड़ेगा, वो महसूस कर रही है। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जवाब लेने दीजिए, दिनेश जी से जवाब लेने दीजिए। हाँ दिनेश जी जवाब दीजिए। मैं बता दूं, बुंदेलखंड का किसान रोटी के लिए मर गया, पानी के लिए मर गया। इस सरकार, अखिलेश सरकार ने क्या किया? और जो ये मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात में, मेट्रो के बनने में भी केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपया दिया, रिकॉर्ड उठा के देख लें। और जो ये बात अभी कर रहे हैं कि यहाँ कैंसर अस्पताल बन गया, वहां बन गया, अभी कोई निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा उसका बिल्डिंग तैयार होगी ऐसी बात नहीं है। और ये जो विकास की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना को रोकने के इन्होंने प्रयास किया, हमारे उज्ज्वला योजना को रोकने का इन्होंने प्रयास किया, उसका नाम बदलने का प्रयास किया, उसको रोशनी के नाम से प्रचारित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को आजकल एक सबसे बड़ा रोग लग गया है कि यह केंद्र की सरकार के योजना को बदल करके अपने योजना में ला करके उसको झूठे ढंग से प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, ये उनको रोग लगा है। लेकिन केंद्र अगर कोई अच्छा काम करना चाह रही है, अगर हम प्रधानमंत्री सड़क बनवाना चाहते हैं, अगर हम गांव तक पैसा बनाना देना चाहते हैं, हम गांव के रोड बनवाना चाहते हैं, तो उसमें इनकी चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो जाए, इसके लिए हम 80 लाख रुपया देने जा रहे हैं। हमने 16 लाख रुपया की पहली किस्त दे दी है, लेकिन उसके लिए आज तक इन्होंने टेंडर नहीं किया। गांव में शौचालय नहीं बन रहे हैं, गांव में जो है लोगों का मुआवजा नहीं बटा है, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, किसान के लिए न पानी की व्यवस्था है न सिंचाई की व्यवस्था है। लेकिन यह कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास किया है। किसान परेशान है, शहर के लोग पीने के लिए पानी नहीं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। ये कहते हैं मोदी सरकार की बिजली नहीं लेंगे, हम दूसरे से बिजली लेंगे। हम बुंदेलखंड पानी भेजते हैं तो हमारा पानी लौटाते हैं, कहते हैं मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पानी पर्याप्त है। तो यह जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये केवल आजकल प्रचार कर रही है। आजकल ये काम कुछ नहीं करती है, प्रचार करती है कि कैसे हम प्रचार करके हम जनता के बीच में जाएं कि अखिलेश सरकार जी, इसमें तो उस्तादी आपकी थी और कानून व्यवस्था इन्होंने कैसे हालत खराब हो गई है कि दो एसपी रैंक के व्यक्ति मथुरा में दिन दहाड़े वो मार दिए जाते हैं। ठीक है सर, एक सवाल जरा हमें डॉक्टर प्रमोद पांडे जी से लेने दीजिए। ठीक है, एक सवाल हमें जरा डॉक्टर प्रमोद पांडे जी से लेने दीजिए। 3 सीएमओ की हत्या हुई थी, ठीक है, वो भूल गए हैं दुबे जी। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बीजेपी का अपना विकास का मॉडल है, समाजवादी पार्टी का अपना विकास का मॉडल है, राज बब्बर साहब आ गए, चर्चा शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी? उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या होगा कांग्रेस पार्टी के पास? क्या वो भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव को आगे लेकर जाएगी? निश्चित तौर पे डेवलपमेंट का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ जरूर समाजवादी पार्टी के भाई से, अपने दोस्त से, मित्र से करना चाहूँगा कि उन्होंने तमाम विकास की मान्यताएं और तमाम मील का पत्थर साबित होगा ये सब चीज़ें गिना ले गए, लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है उत्तर प्रदेश में कि सरकार की पारदर्शिता पर सवाल पैदा होता है कि वो बता दें कि जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, चाहे सिपाही की भर्ती का मामला हो, चाहे लेखपाल की भर्ती का मामला हो, शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला हो, बगैर न्यायालय के हस्तक्षेप के कोई भर्तियां इनकी पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों नहीं पारदर्शिता है? क्या नौकरी देना, रोजगार देना विकास के दायरे के अंदर नहीं आता है? इस बारे में कभी कुछ नहीं कहते हैं। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, कोई भर्ती बगैर न्यायालय के हस्तक्षेप के पूरी नहीं हो रही है। दूसरी बात कि जैसा कहा कि विकास की बात, हम आपसी भाईचारा बढ़ाने की, सांप्रदायिक उन्माद खत्म करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता की बात उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमारा नारा रहा है लेकर चलने का, उस नारे को लेकर साथ चलेंगे। और विकास कांग्रेस का शुरू से मुद्दा रहा है और उस मुद्दे के साथ हम पुनः लोगों के बीच में चुनाव में जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट कमेंट हम जरा पीयूष जी से लेना चाहेंगे। सर लास्ट कमेंट तो करिए, ये भी बताइए कि अब देखिए मोटी मोटी फील्डिंग तो हमारे सामने है, राज बब्बर को कमान सौंप दी गई है, बीजेपी में केशव मौर्य हैं, सपा और बसपा की स्थिति साफ है। अब जो दो बड़ी चीज़ें हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होता है, इस दांव के बाद फील्डिंग और ज़्यादा सही और साफ दिखाई देगी। क्या सिर्फ इस बात का ही इंतज़ार है या ये दो पार्टियां इस रणनीति से बच भी सकती हैं? क्या लग रहा है आपको?
नहीं देखिए, ये तो देखिए सभी पार्टियों ने कांग्रेस को लेके जो उन्होंने जो संगठन का कंपोजिशन किया है और जो उपाध्यक्ष बनाए हैं, तो लेके सारी पार्टियों ने, और जिस तरह से भाजपा ने जो वहाँ का अध्यक्ष बनाया है एक ओबीसी को, तो उस तरह से लेके सारी पार्टियों ने वो जाति समीकरण साधे हैं हर तरीके से। अब सवाल है एक दूसरी से आगे कैसे बढ़ेगी, वो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। उसमें तो देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का क्लियर है, तय है। अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा का, उनका अभी कोई भी तय नहीं है। सबसे बड़ा संकट जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश में बहुत से चेहरे हैं जो क्लेम करते हैं कि वो जो है कि कैंडिडेट हैं वो मुख्यमंत्री के। जी कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, हालांकि क्लेमेंट बहुत हैं, लेकिन जो सबको अपील करे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। इसीलिए जो है कि पहले प्रियंका गांधी की बात चल रही थी, फिर जो है शीला दीक्षित की बात चलने लगी, और अब राज बब्बर को लिया। मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई चेहरा दोनों ही पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये सबक सीख लिया है दिल्ली और जो है बिहार के चुनाव से, और जब इन्होंने असम में उतारा एक चेहरा दिया पहले से ही, तब जाके इनको वहां जीत मिली है। तो अब मोदी इनके लिए वो हो नहीं सकते कि वो जिता के इनको ले आए। ये तो प्रूव हो गया है असम के चुनाव से और बिहार के चुनाव से। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा देना पड़ेगा और कांग्रेस को भी एक चेहरा लाना पड़ेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि कौन होगा जो यहाँ की कमान संभालेगा, वो किस तरह का राज करेगा, उस पर बहुत कुछ एक जो संकेत जाता है निर्भर करता है। तो निश्चित है ये दोनों को तय करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है वही एक जो होगा कि वो तय करेगा कि जीत किसकी हो सकती है इस आधार पे। जी शुक्रिया सर, स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। दिनेश दुबे जी आपका, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे मोहरे सज रहे हैं, चालें तैयार हो रही हैं, और अब जो दो बड़े दांव हैं वो इस बात पर हैं कि बड़ी पार्टियां जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है, बीजेपी और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होते हैं। जातीय समीकरण तो साधे ही जा रहे हैं। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।